हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो सबसे पहले 2 मिनट हम समझते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है, उसका समरी देखते हैं। इसको समझने के लिए एक आप स्टोरी सुनिए। मान लीजिए आपके घर के बगल में एक शर्मा अंकल है। उनके बेटे का 3 रोज पहले शादी था। उस शादी में आप लोग को इनविटेशन मिला और आप अच्छे से सेंट उंट मार कर एकदम सूट वूट झाड़ कर एकदम स्टाइल देते चले गए शादी में। और वहाँ पर जाकर ठूस ठूस कर खा लिए अच्छे से, मतलब ओवरलोड कर लिए और आराम से ऐसे 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 हिलते हिलते अपने घर पे चले गए। फिर उसके बाद किसी भी तरीके से सो लिए और आपके पेट में रात में भूचाल मच गया। और फिर कल क्या हुआ कि शर्मा अंकल की बीवी आई और आपकी मम्मी को बोली कि थोड़ा भोज वाला खाना बच गया है, ये थोड़ा सा ले लीजिए। और आपकी मम्मी वो खाना ले लेगी और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर वो खाना आप देखोगे और खाना को पकड़ के आप खा लिए, फिर से वो खाना खा लिए। उसके थोड़े देर बाद क्या हुआ, आपके पेट में बहुत ज़्यादा भूचाल मच गया और आप गंदे तरीके से बीमार पड़ गए। आपको नौसिया होने लगा, वॉमिटिंग आने लगा, डायरिया हो गया और तरह तरह का सिम्टम्स दिखने लगा। तो ये स्टोरी से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो इसके पीछे का लॉजिक है कि उस फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। आया कहाँ से? जैसे किसी भी आप पार्टी फंक्शन में जाओगे तो खाना को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, जिसके कारण उस खाना में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है और हम लोग थोड़ा सा ओवरडोज भी कर लेते हैं, जिसके कारण से हमारा हेल्थ बिगड़ जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक में यही बात करेंगे, फूड पॉइजनिंग क्या होता है। जब फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है देन वो फूड बर्बाद हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। और क्या होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा देन डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। कैसे जाएगा वो आप क्लास 7th में ज़रूर पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। मतलब ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आना चाहिए कि आप कोई खाना खाए और बीमार पड़ जाए। मीन्स भोज का जो खाना रहेगा उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, मीन्स किस तरीके से रखना है। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे बिस्किट है, कुरकुरे है, लेज है, अंकल चिप्स है, सबको किस तरीके से प्रिजर्व करके रखना है ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे आपको आम को रखना है प्रिजर्व करके, आपको मीट को रखना है प्रिजर्व करके, कैसे प्रिजर्व करके रखोगे उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसके बारे में। जैसे केमिकल मेथड होता है, डिफरेंट 8-10 टाइप के मेथड मैं आपको बताऊंगा। जैसे पास्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, जैसे शुगर में डाल के रखेंगे, और भी डिफरेंट टाइप का मेथड होता है। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का है। इस चैप्टर का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है नाइट्रोजन साइकिल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? कंजप्शन ऑफ स्पॉइल फूड। कैसा स्पॉइल फूड? फूड कैसे स्पॉइल होता है? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग
फूड पॉइजनिंग क्या होता है? कंजप्शन ऑफ स्पॉइल फूड। कंजप्शन ऑफ स्पॉइल फूड। जब हम लोग बर्बाद खाना खा लेते हैं उसी को बोला जाता है फूड पॉइजनिंग। ये खाना बर्बाद कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म। फूड स्पॉइल कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया। और ये फूड बर्बाद कैसे होता है? जब हम लोग फूड को प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं करते हैं। फूड नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली। अगर आपको फूड पॉइजनिंग से बचना है देन आपको अच्छे तरीके से फूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। जैसे अचार है, पिकल्स है, उसको आपको अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। बिस्किट का पैकेट खोल दिए देन उसको भी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना पड़ेगा। देन फूड नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली। अगर फूड को आप अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं करोगे देन उसमें क्या लग जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो फूड स्पॉइल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देन क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा। जब हम लोग फूड को अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं करेंगे देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को एक्चुअल में क्या करता है? क्यों फूड खराब हो जाता है? तो इसका जो लॉजिक है ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के ऊपर जहर रिलीज कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीजेज टॉक्सिन्स ऑन फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीजेज टॉक्सिन्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? टॉक्सिन्स को रिलीज कर देता है फूड पर। तब क्या होता है? देन फूड पॉइजनिंग। तब जाकर फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, आ रहा सभी को समझ में ये सब? जो टॉक्सिन रिलीज होगा वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि हम फूड खाते हैं, कहाँ जाता है? माउथ में, माउथ से ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से कहाँ जाता है? स्टमक में, स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत कम होता है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्प्शन होता है। और फूड एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ब्लड में। ये सब पढ़े हो या नहीं? ठीक है, जो टॉक्सिन रिलीज होगा वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा? ब्लड में। टॉक्सिन्स रिलीज आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। जो टॉक्सिन रिलीज होगा फूड से वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड के अंदर चले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। टॉक्सिन रिलीज आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। कैसे जाएगा? फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिए? इससे क्या होगा? जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में चला जाएगा देन क्या होगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल आएगा। मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ट्रबल आएगा। देन क्या होगा? ट्रबल इन दे कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल। दे कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है? पता कीजिए।
अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके पता कीजिए। ओके, एक होमवर्क मिला छोटा सा। तो दे कॉजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल, मीन्स हमारा जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है उसमें वो ट्रबल डाल देता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो ट्रबल पहुंचाता है, जिससे क्या होता है उसके बाद, और क्या होता है उसके बाद होता है नौसिया, नौसिया, वॉमिटिंग, उल्टी होगा, उल्टी, जो खाओगे सब बाहर निकल जाएगा। और फिर क्या होगा, एंड डायरिया, और पेट क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, DIARRHOEA, डायरिया का स्पेलिंग एकदम सही है। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। अब हम लोग एक दो बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग करता है, और कुछ फंजाई भी होते हैं। बैक्टीरिया फंजाई क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा वीडियो नंबर 1 जाकर देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 01। ओके, रब कर दूं। चलिए, बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, कौन कौन से बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेनली 2 बैक्टीरिया होता है, एक होता है सैल्मोनेला, सबसे पहला होता है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला, SALMONELLA, सैल्मोनेला। और दूसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम, दूसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम, स्पेलिंग पढ़ लीजिए, CLOSTRIDIUM, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं फंजाई। बैक्टीरिया कौन कौन सा फूड पॉइजनिंग करता है, कौन कौन बैक्टीरिया, सैल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से फंजाई है जो फूड पॉइजनिंग करता है। रब कर दो नीचे वाला। फंजाई क्या क्या होता है, मोल्ड्स होता है, ये तो सबको पता होगा। मोल्ड्स का एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस, ये सब पढ़े थे क्लास 7th में, नहीं पढ़े थे तो लर्न कर लीजिए, लास्ट लेक्चर है। फंजाई कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, फंजाई कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। तो फंजाई में मेनली मोल्ड्स होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग करता है। मोल्ड्स जैसा कि मोस्ट कॉमनली एस्परजिलस, एस्परजिलस, एस्परजिलस क्या है, एक मोल्ड्स है। और सेकेंड मोल्ड्स क्या है, ये तो सबको पता होगा, क्या है, जिससे पेनिसिलिन मेडिसिन बना था, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। आज अच्छे से लिख रहा हूँ, आज सब दिख रहा होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। फूड को कैसे कैसे प्रिजर्व करना है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो आप सभी को पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड,
एक छोटा सा पॉइंट लिखिए सबसे पहले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड्स। हमारे भोजन को कौन स्पॉइल करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पॉइल फूड से क्या होता है? स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल। जो भी फूड स्पॉइल हो जाता है मीन्स बर्बाद हो जाता है, उसे गंदा स्मेल आने लगता है, मीन्स महकने लगता है, बदबू देने लगता है। ठीक है, तो स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल। ठीक है, और क्या होता है स्पॉइल फूड का? स्पॉइल फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। और क्या होता है? कलर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज एंड कलर चेंज, कलर चेंज। फिर भी आपको अगर अच्छा खाना दिया जाए, अगर उसका टेस्ट चेंज है, कलर चेंज है, फिर भी आप खा लोगे, मुझे पता है, चुपचाप से। ठीक है, और इसी सब चीज को बचाने के लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक का अप्लाई करते हैं। मीन्स कैसे कैसे अब हम लोग फूड प्रिजर्व करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? सिंपल एक टेक्निक है, टेक्निक है फूड प्रिजर्व करने का, फूड प्रिजर्व करने का टेक्निक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। फूड प्रिजर्व करने का क्या क्या मेथड है? ठीक है, रब कर दूं पूरा। चलिए, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे कैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं उस मेथड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है वो है केमिकल मेथड। मीन्स फूड में आपको केमिकल डाल देना है। क्या करना है? फूड में केमिकल डाल देना है। जैसे पिकल्स है, पिकल्स क्या होता है पता है? अचार जो होता है ना आम का, जैसे आम या आमला को लीजिए और उसमें विनेगर डाल दीजिए, देन क्या होगा? वो खराब नहीं होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है जब बरसात का सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, उस टाइम पिकल्स बनने जाता है और पिकल्स में वाइट आ जाता है। वाइट क्यों आता है? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया। वो वाइट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आ रहा है समझ में आपको? ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड सबसे फर्स्ट मेथड, केमिकल मेथड। जो सबसे पॉपुलर प्रिजर्वेटिव है वो क्या है? मोस्ट पॉपुलर प्रिजर्वेटिव्स आर, सबसे पॉपुलर क्या है? विनेगर। विनेगर, विनेगर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरका, सिरका। फिर सेकेंड केमिकल आता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। इस केमिकल के नाम को आपको याद रखना है, ऐसा नहीं बोलना आप सोडियम बेंजोएट क्या होता है, क्या होता है पता नहीं। ये सब स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे क्लास 11th के ऑर्गेनिक में, तो यहाँ पर परेशान नहीं होना, बस आपको याद रखना है सोडियम बेंजोएट। और भी बहुत सारा केमिकल होता है, जैसे सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, जैसे सोडियम मेटा बाई सल्फाइड होता है, सल्फाइड, सोडियम मेटा बाई सल्फाइड। ठीक है, तो ये केमिकल होता है सोडियम मेटा बाई सल्फाइड। ठीक है, ये केमिकल जनरली यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? यूज कहाँ किया जाता है?
ये सब चीज़ का जनरली यूज किया जाता है जैम्स, जेली और सॉस में। जैम्स में किया जाता है, जेली में किया जाता है, जेलीज। जैम्स क्या होता है? जो ब्रेड के साथ खाया जाता है, रोटी के साथ या वो जो ब्रेड आता है उसके साथ। जेली क्या होता है? वो टॉफ़ी जो होता है जेली वाला, जिसको ऐसे पीचोगे पूरा एकदम पचक जाएगा, वो जेली टॉफ़ी होता है। और जैसे सॉस में रखा रहता है, सॉस में होता है, पिकल्स में भी होता है, अचार में सॉस। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, एक था केमिकल मेथड, मीन्स केमिकल डाल के फूड को प्रिजर्व करना है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड के बारे में, जिसको हम लोग स्टोर करके, अच्छे से स्टोर करके और पैक करके रखेंगे, देन फूड खराब नहीं होगा। तो स्टोरेज एंड पैकिंग। कितना हो गया? एक हो गया। अब सेकेंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग, तो स्टोरेज और पैकिंग जनरली किया जाता है ड्राई फ्रूट्स का। अच्छे से ड्राई फ्रूट्स क्या होता है? जैसे नट्स है, कैश्यू है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, इस सब को अच्छे से प्रॉपरली स्टोर किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से स्टोर किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। पैक कर दिया जाता है, एयर टाइट पैक किया जाता है। इवन वेजिटेबल्स को भी अब किया जाता है, मीन्स सब्जी को भी एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है। एंड इवन वेजिटेबल्स, आजकल हम लोग वेजिटेबल्स को भी पैक करने लगे हैं। आर सोल्ड इन सील्ड एयर, आर सोल्ड इन सील्ड, सील किया हुआ रहता है एयर टाइट कंटेनर में, सील किया हुआ रहता है एयर टाइट कंटेनर में। ठीक है, हो गया। फिर हम लोग थर्ड के बारे में बात करते हैं। हम लोग अच्छे से पहले प्रिजर्व किए, स्टोर किए और फिर हम लोग पैक कर दिया, मतलब एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड जो है वो है चीनी में डालकर चीज़ को हम लोग ख़राब नहीं होने देते हैं। चीनी में डाल देंगे फिर भी फूड ख़राब नहीं होता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन बाय शुगर थर्ड है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जो जैम्स होते हैं, जैम्स में केमिकल भी डाला जाता है और शुगर डालकर भी प्रिजर्व किया जाता है, दोनों होता है। इवन जेली में भी, जैम्स, जेली, इस सब में क्या किया जाता है? आर प्रिजर्व बाय शुगर। जेम्स, जेली को प्रिजर्व किया जाता है शुगर के थ्रू। इससे क्या होता है? शुगर का क्या खासियत होता है? शुगर मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करा देता है। शुगर क्या कराता है? जो इसमें वाटर का परसेंटेज होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है एक्चुअल में? वाटर का परसेंटेज उसको रिड्यूस करा देता है, रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। शुगर क्या करता है? रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करा देता है। ठीक है, कर लिए इतना नोट? अब हम लोग बात करने वाले हैं, चीनी के साथ हम लोग प्रिजर्व कर लिए, केमिकल के साथ कर लिए, स्टोरेज और पैकिंग कर लिए। अब हम लोग फोर्थ टेक्निक के बारे में बात करेंगे, कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता है। यह भी बहुत अच्छा टेक्निक है, वो है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट।
प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? जो नमक आपके घर में पाया जाता है, आयोडीन नमक, या टाटा सॉल्ट खाते हो, क्या खाते हो बताओ? वो भी तो आयोडीन नमक ही है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में डाल देंगे फूड को और देन तब प्रिजर्व होगा। कैसे होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे रॉ मैंगो लीजिए, कच्चा आम, कच्चा आम में आप नमक डाल दीजिएगा, देन वो खराब नहीं होगा, सालों साल तक उसकी मजबूती बनी रहेगी। ओके, तो रॉ मैंगो लेना है, रॉ मैंगोज। कच्चा आम, कच्चा आम में नमक डाल दीजिए, देन वो बहुत दिनों तक चलेगा, सालों साल चलेगा, ठीक है। और कच्चा आम में और क्या डाला जाता है? विनेगर डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, और भी तरह तरह के चीज़ सब डाले जाते हैं। तो कच्चा आम में सबसे पहले हम लोग विनेगर डाल दिए, और क्या डाल दिए? कॉमन सॉल्ट डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे अमला को प्रिजर्व करना है, अमला क्या होता है? जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, परवल जैसा, परवल जैसा जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, उसको हम लोग अमला बोलते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है। जैसे इमली को प्रिजर्व करना है, टमारिंड को, इमली को प्रिजर्व करना है। जैसे आपको मीट को प्रिजर्व करना है, फिश को प्रिजर्व करना है, मीट फिश को प्रिजर्व करना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मीट और फिश, मीट और फिश दोनों को आप प्रिजर्व कर सकते हैं नमक में, नमक में आप मीट और फिश दोनों को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आता है सभी को समझ में। और क्या होता है? जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं, फ्रिज में, और रेफ्रिजरेटर में हम लोग डाल सकते हैं, मतलब फ्रिज में डाल देंगे, देन फिर से प्रिजर्व हो जाएगा, या कोल्ड ट्रीटमेंट कर देंगे, या कोल्ड स्टोरेज में वो कोई भी चीज़ को डलवा देंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट करवा देंगे, ठंडा चीज़ में डाल देंगे। क्यों प्रिजर्व रहता है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर होता है, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लग पाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये अमला, टमारिंड, मैंगो, ये सब को अगर आप इस सब में नमक डाल दोगे, देन क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगेगा। विनेगर डाल दोगे तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगेगा। बेंजोएट डाल दोगे तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आता है सभी को? चलिए, फिर और भी बहुत सारा तरीका है, जैसे ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, सुखा दो, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, सुखा करके वहाँ से पानी को निकाल दो, सुखा करके। और सुखाने से क्या होगा? जब किसी भी चीज़ को जाकर धूप में सुखा दोगे, क्या होगा? उसका वाटर कंटेंट निकल जाएगा, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा, और वो चीज़ खराब कभी नहीं होगा, मीन्स बहुत दिनों तक चलेगा। जैसे कि पापड़ को बनाया जाता है, पापड़ बनते देखे हो, पापड़ को ऐसे ऐसे बेल बेल कर रोटी जैसा बनाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पापड़ से निकाल दिया जाता है, स्पेशली ये किया जाता है प्रोसेस पापड़ में, और वेजिटेबल्स में भी किया जाता है, वेजिटेबल्स में, सब्जी को भी लोग सनलाइट में डालकर सुखा देते हैं, और उसका वाटर कंटेंट को निकाल लिया जाता है। जब आप सब्जी को ले लोगे, जैसे गोभी होता है, फूल गोभी, तो उसको क्या किया जाता है? धूप में डाल दिया जाता है, और उससे क्या होता है? उसका मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाता है, देन वो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है, वो पैक करके मार्केट में अवेलेबल भी होता है। अगर ऑफ सीजन है, देन आप किसी भी चीज़ को आसानी से खा सकते हो, इस सब प्रोसेस की वजह से, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, कर लिए इतना नोट डाउन? ड्राई करके और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये तो सिंपल है। ड्राई करेंगे मतलब उसको धूप में सुखा देंगे, सनलाइट में। किसको किसको सुखाते हैं? पापड़ को और वेजिटेबल्स को। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आता है सभी को? 6 तक हो गया, फिर 7th नंबर लिखिए।
सेवेंथ नंबर फिर से वही पॉइंट है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ये तो आपको पता ही है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और सिरका डाल के प्रिजर्व करना। तो क्या चीज़ को करते हैं? वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और मीट को। वेजिटेबल्स को करते हैं, फ्रूट्स को करते हैं, और क्या चीज़ को करते हैं? फिश को, मीट को। कोई दिक्कत नहीं। फिर और भी मेथड है, जैसे स्टीराइलेजेशन। क्या बोल दिया, स्पेलिंग पहले लिखते हैं हम लोग। स्टेरिलाइजेशन क्या पढ़ते हैं? स्टेरिलाइजेशन में क्या किया जाता है? कोई भी चीज़ को हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। फूड प्रोडक्ट अप टू 150 डिग्री सेल्सियस। कितना हीट किया जाता है? फूड प्रोडक्ट्स अप टू 150 डिग्री सेल्सियस। किसी भी फूड प्रोडक्ट को लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। जैसे कुरकुरे, अंकल चिप्स, ये सब पैक होकर आता है तो 150 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट किया जाता है, नोन एज हीट ट्रीटमेंट। इसको क्या बोला जाता है? हीट ट्रीटमेंट बोला जाता है, नोन एज हीट ट्रीटमेंट। इसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड स्टोर इन एयर टाइट पैकेट्स। और फिर क्या किया जाता है? एंड स्टोर्ड इन एयर टाइट पैकेट्स। देन उसको एयर टाइट पैकेट्स में स्टोर कर दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, पैस्चुराइजेशन। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पैस्चुराइजेशन। किसने डिस्कवर किया था ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो सर को 2 बार दीवार में पटकिए। किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने, ठीक है। चलिए पैस्चुराइजेशन। पैस्चुराइजेशन स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है, ठीक है। पैस्चुराइजेशन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दूध को हीट किया जाता है। मिल्क को क्या किया जाता है? 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 सेकेंड के लिए, और उसको अचानक से चिल कर दिया जाता है। मतलब समझ में नहीं आया? दूध को लीजिए, 70 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइए दूध को, एकदम 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को ले जाइए, मिल्क को। उसके बाद 15 से 30 सेकेंड तक उसको हीट कीजिए, लगातार 15 से 30 सेकेंड तक हीट कीजिए। उसके बाद उस मिल्क को एकदम अचानक से ले जाकर फ्रीजर में डाल के, डीप फ्रीजर में डाल के चिल कर दीजिए, एकदम ठंडा कर दीजिए। देन वो ख़राब नहीं होगा, 2-3 दिन तक वो दूध रह जाता है। तो और ये टेक्निक को डिस्कवर किए थे लुईस पास्चर। मेथड डिस्कवर बाय लुईस पास्चर। इस मेथड को किसने डिस्कवर किया था? मेथड डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। इस मेथड का डिस्कवरी किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। ईयर था 1862 के, 60-62 के करीब, ऐसे ही। लुईस पास्चर इन 1862, 1862 ईयर था, ठीक है। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। अगर ईयर गलत होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है।
फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क के प्रिजर्वेशन के लिए ये इस टेक्निक को अपनाएं। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, जल्दी जल्दी बोलिए। मिल्क को हीट किया जाता है अप टू कितना डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं। कितना देर तक, अप टू 15 टू 13 सेकेंड, 15 टू 30 सेकेंड तक दूध को हीट किया जाता है। इसको कितना तक हीट किया जाता है, लगभग कितना डिग्री सेल्सियस तक, 70 डिग्री सेल्सियस तक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग अचानक से क्या करते हैं, सडनली हम लोग क्या करते हैं, चिल कर देते हैं, मीन्स उसको ठंडा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को चिल्ड का मतलब समझ में आए, चिल के मुंह में डाल देते हैं, ऐसा नहीं। चिल्ड करने का मतलब होता है ठंडा कर देना, ना कि चिल के मुंह में डाल देना दूध को। ठीक है, तो दूध को चिल कर देना है, चिल करके और फिर पैकेट में स्टोर कर देना है और लिखना है पेस्चुराइज्ड मिल्क एंड चिल्ड, पाश्चुकृत दूध। हिंदी में ऐसे ही लिखा मिलता है, पाश्चुकृत। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है, थोड़ा बहुत बताइए एडवांटेजेस। फूड प्रिजर्वेशन का एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इससे क्या होगा, फूड का वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है। सबसे पहला एडवांटेजेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड। क्या एडवांटेज है फूड का प्रिजर्व करने से, क्या होगा, बहुत थक गया मैं। फूड का वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस फूड वेस्टेज। फूड का वेस्टेज कम जाता है, मीन्स भोजन बर्बाद नहीं होता है। फूड को जब अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर दोगे देन वो बर्बाद नहीं होगा। जैसे उस भोज का खाना जो आपके बगल के शर्मा जी थे, अगर वो अपना खाना फ्रीजर में डाल देते या फ्रिज में डाल देते, अगर वो खाना आपको देते, अगर आप खाते तो बीमार नहीं पड़ते, लेकिन आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा हुआ खाना खा लिए इसलिए आप बीमार पड़ गए। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, फूड प्रिजर्वेशन का क्या एडवांटेज है, फूड का वेस्टेज कम जाता है, जिससे और क्या होता है, फूड का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, फूड का जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो लंबे पीरियड तक चला जाता है, लॉन्ग पीरियड। मतलब समझ में नहीं आया, मतलब जैसे एक लेज है, लेज क्या होता है, वो जो चिप्स खाते हो अंकल चिप्स, वो अंकल चिप्स लीजिए या कुरकुरे लीजिए या बिस्किट लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए, अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दोगे, नाइट्रोजन वाले कंटेनर में पैक कर दोगे, तब क्या होगा, वो फूड आपका ख़राब जल्दी से नहीं होगा। एयर टाइट में जनरली एयर का यूज नाइट्रोजन के फॉर्म में ही किया जाता है, लिखना है तो कहीं पर लिख लीजिए। न्यूट्रिटिव वैल्यू लॉन्ग पीरियड तक चला जाता है। एयर कौन सा एयर का यूज किया जाता है, मेनली नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, याद रखिएगा। न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है, इससे लॉन्ग पीरियड तक चला जाता है। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे इंश्योर फूड एबिलिटी इन ऑफ सीजन। और क्या होता है, इंश्योर फूड इससे क्या होता है, ऑफ सीजन जब रहेगा, जब सीजन खत्म हो जाएगा उस टाइम भी फूड अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब सीजन खत्म हो जाएगा, जैसे आम खाना है आपको, किस सीजन में, ठंड के सीजन में, कैसे खाओगे, अमचूर पाउडर ले लीजिए, आम को पीसकर पाउडर बनाया जाता है
सुखा करके ड्राई करके पाउडर बनाया जाता है, वही होता है अमचूर पाउडर, वो ले लीजिए, ठीक है। तो वैसे ही ऑफ सीजन में भी मिल जाता है, जैसे कॉलीफ्लावर लेना है, फूल गोभी को धूप में जाकर सुखा दीजिए और उसको ऑफ सीजन में यूज कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो है नाइट्रोजन साइकिल, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब सभी के चेहरे पर खुशी आ गई होगी। कर लिए इतना नोट डाउन? कर लिए? अब हेडिंग लगाइए नाइट्रोजन साइकिल, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, तो जैसा कि आप सभी को पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78% नाइट्रोजन हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, नाक में या कान में, एटमॉस्फेयर में। कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। कितना परसेंट ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, कितना है, 20.5 के करीब आ गया है, 20.78 के समथिंग में ऐसे है, थोड़ा सा कम गया, पहले 21 मिलता था, अप्रॉक्स 21 ही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको पता है कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये नहीं बोलना कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये तो सबको पता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। कुछ जगह का, कुछ चीज़ का मैं नाम लिखाता हूँ, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पता है? क्लोरोफिल पिगमेंट जिससे सनलाइट एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, प्लांट ट्रैप करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। कलर का होता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर होता है। ये सब तो आप क्लास 7th में ही पढ़े होंगे। तो नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। जैसे प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में, वाइटामिन्स में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, एंड सो ऑन। ये सब याद रखना है आपको। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके पीछे पागल नहीं होना। न्यूक्लिक एसिड ये नाम सुने हो ना, आरएनए, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सब पढ़ोगे क्लास 11th में आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं करता। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज बाय प्लांट डायरेक्टली, इट यूजेज प्लांट इनडायरेक्टली। कैसे यूज करता है उसके बारे में हम लोग पूरा साइकिल बनाकर देखेंगे, कैसा साइकिल होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, साउंड जा रही है प्रॉपर, जा रही है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट, कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाए जाते हैं उस नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज प्लांट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर एक मिरर लगा होता है जिस पर एक मीटर शो कर रहा होता है, वहीं पर मैं देखते रहता हूँ बार बार मीटर। इससे ये पता लगता है कि साउंड प्रॉपर जा रही है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पूरा वीडियो बन जाता है, फिर पता लगता है कि साउंड पूरा गायब है वीडियो का, फिर से बनाना पड़ता है। तो इसी कारण से देसी जुगाड़ लगा हुआ है, ओके। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट,
जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं लेता है, इनडायरेक्टली लेता है। कैसे लेता है उसके बारे में हम लोग पूरा साइकिल बनाकर पढ़ेंगे। ये सब आप क्लास 7th में ही पढ़ चुके थे नाइट्रोजन के बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में, लेकिन आपने तो पढ़ा नहीं, मुझे तो पता है। ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली टेकन बाय प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बताऊं ऊपर से, कर लिए थे नोट डाउन इतना? जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया राइजोबियम, कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं एंड साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया ये नाइट्रोजन साइकिल को ऑपरेट करता है। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है? जैसे बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमनली राइजोबियम होता है, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक होता है। क्या होता है? नॉस्टॉक। और अनाबिना भी होता है, लिखना है तो लिख लीजिए, बकवास, अनाबेना, ठीक है, नॉस्टॉक और अनाबिना, ठीक है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मीन्स नाइट्रोजन का कंटेंट को बैलेंस करके रखता है। ये दोनों बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन मिट्टी में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिट्टी में। इस बैक्टीरिया का काम ये होता है कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें कितना नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। उस नाइट्रोजन को क्या करेगा ये बैक्टीरिया? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। क्या चीज़ में कन्वर्ट करेगा? कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेगा, और क्या चीज़ में कन्वर्ट करेगा? जल्दी जल्दी बोलते जाइए। अमोनिया में करेगा और देन जाकर प्लांट इसका यूज करेगा। ये सॉइल में होता है ये प्रोसेस। अरे देन प्लांट एब्जॉर्ब थ्रू रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन क्या होता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब थ्रू रूट, तब जाकर क्या होगा? प्लांट क्या करता है? रूट से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या चीज़ को? नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सब को एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? थ्रू रूट। कोई दिक्कत नहीं। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, अनाबिना, ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है? मिट्टी में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कैसे फिक्स करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया में, और ये कहाँ पर? मिट्टी के अंदर में ये कन्वर्ट कर देता है उसको। उसका प्लांट डायरेक्टली यूज करता है। देन प्लांट एब्जॉर्ब थ्रू रूट, प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज बाय डायरेक्टली प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में, ठीक है। और भी है नाइट्रोजन साइकिल में कुछ चीजें बता दूं। नोट कर रहे हो? प्रॉपर नोट्स बनाइए प्रॉपर। मान लेते हैं हम लोग कि कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। वो क्या हुआ? मर गया। मर जाएगा तो क्या होगा? भोज होगा। आ रहा है सबको समझ में? प्लांट है या एनिमल्स है, वो मर गया, ठीक है। रुक जाइए, छोटा में लिख देता हूँ, नहीं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा।
मान लीजिए प्लांट्स है और एनिमल्स है, ये मर गया, डाई हो गया, मर गया, तब क्या होगा? बहुत सारे जीवों का भोज होगा, जैसे कि बैक्टीरिया का, फंजाई का, बैक्टीरिया का भोज होगा, फंजाई का भोज होगा, इत्यादि ईटीसी। बैक्टीरिया फंजाई सबका क्या होगा? भोज होगा। ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सब आपको पता होगा अभी तक, प्रेजेंट इन मिट्टी। कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल के अंदर में प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स और एनिमल जब मर जाता है देन उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई लग जाता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है, ये क्या कन्वर्ट करता है? जो उसके बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है, उसको वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? नाइट्रोजिनस वेस्ट को, नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, इसको क्या करेगा? नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करेगा? नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होता है? इसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया लग जाता है, कुछ ही बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया होता है। कौन कौन बैक्टीरिया होता है उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इसके ऊपर में नाइट्रोजिनस कंपाउंड के ऊपर में कुछ बैक्टीरिया लग जाता है और ये फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। वही नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। सो नाइट्रोजन कंटेंट, सो नाइट्रोजन कंटेंट कांस्टेंट होता है एटमॉस्फेयर में, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? फिर से समझिए। प्लांट और एनिमल है, मर गया, उसके पूरे बॉडी में क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है? डीएनए में और आरएनए में। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। मीन्स हमारे पूरे बॉडी में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है और भी बहुत सारे कंपाउंड पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल जब मरता है देन क्या होता है? वो मिट्टी में जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया और फंजाई, उसका भोज होता है। वो भोज, उसका भोज कैसा होता है कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड को, वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करता है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। उसके ऊपर फिर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया लग जाता है, वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। सो नाइट्रोजन कंटेंट कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर में। मीन्स कुछ मर गया, प्लांट मर गया या एनिमल्स मर गया तो उससे नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई क्या कर रहा है? नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके और एटमॉस्फेयर में छोड़ दे रहा है। और इसका एक साइकिल दे रखा है, यही चीज़ है, इसका एक साइकिल दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसको नोट कीजिए। वो मैं साइकिल भी 1 मिनट में आपको बताता हूँ, तब तक मैं पानी उनी पी लूँ, ठीक है। कर लिए इतना नोट डाउन? आ गया समझ में इतना? अब हम लोग इसका एक छोटा सा साइकिल बना लेते हैं, उसे समझते हैं। साइकिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साइकिल भी, साइकिल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट ही है, कुछ भी आप छोड़ कर जाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोरोना वायरस का वैक्सीन का डिस्कवरी कर लिए होगे आप तक, आप लोग। मैं तो पूरा तरीका बता दिया था कैसे कैसे बनता है वैक्सीन, कैसे बनता है, डेड और एटेनुएट करके। ट्राई नहीं किए बनाने का, और भी बहुत सारा तरीका होता है, इसी कारण से साइंटिस्ट लोग फेल हो रहे हैं। बहुत सारा तरीका होता है। जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताया था कोविड-19 का तो उसमें बताया था एक चीज़ आरएनए। वो जो आरएनए है कोविड-19 का, आरएनए ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि अपना स्ट्रक्चर दिन भर चेंज ही करते रहता है, खूब डांस करता है वो। इसी कारण से कोरोना का वैक्सीन अभी तक नहीं आ पा रहा है। अगर उसके अंदर में डीएनए प्रेजेंट होता तो बहुत जल्दी आ जाता, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ये चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। ये तो मैं पूरा पढ़ा ही दिया आपको, लेकिन फिर से हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी में दे रखा है
उसको हम लोग एज इट इज बोर्ड पर छाप देते हैं। मान लीजिए कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है, कुछ भी ऐसे ही एनसीईआरटी में दे रखा है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजन का कुछ कंपोनेंट्स पाया जाता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसको एक बॉक्स में बनाइए। मिट्टी के अंदर में कुछ नाइट्रोजन का कंपोजिशन प्रेजेंट है। प्लांट क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को ले लेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, प्रोटीन। बताया था ना थोड़ी देर पहले, प्रोटीन क्या चीज का बना होता है, नाइट्रोजन का। तो प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट क्या करता है, उस नाइट्रोजन को ले लेता है। कौन लेता है, अपटेक बाय प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या चीज बनाने के लिए लेता है, प्रोटीन्स फॉर्मेशन के लिए। ये तो मैं क्लास 7 में कई बार बताया था, ठीक है, या आप भी पढ़े होंगे। और एनिमल्स क्या करता है, इस प्लांट को खा लेता है। एनिमल्स क्या करता है, एनिमल्स इट्स प्लांट्स। एनिमल क्या करता है, उस प्लांट को खा लेता है। एनिमल क्या करता है, फिर से समझिए, नाइट्रोजन को कौन लिया, प्लांट ले लिया, प्रोटीन बनाया, और एनिमल क्या किया, उस प्लांट को खा गया। एनिमल इट प्लांट्स। उसके बाद क्या होगा, एनिमल्स क्या करेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है, यूरिन। जो यूराइन होता है, यूरिन, वो क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, मतलब उसके अंदर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन एनिमल्स क्या करेगा, प्लांट को खाकर नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर देगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन। पढ़ोगे आप क्लास 10th में ये चैप्टर, एक्सक्रीशन कैसे होता है, किडनी उडनी सब पढ़ोगे, ठीक है। वहाँ पर मैं आपका किडनी काट काट कर दिखाऊंगा। ओके, तो एनिमल क्या किया, प्लांट को खा गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या करेगा, एक्सक्रीशन कर देगा। उससे क्या होगा, फिर से ये जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो सॉइल के अंदर में चला जाएगा। आ गया समझ में। और डेथ होता है, फिर भी आ जाता है, एंड डेथ, जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छे से बताया था। पहले इतना समझिए, कुछ नाइट्रोजन का कंपाउंड मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, उसका यूज किसने किया, प्लांट ने किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। एनिमल्स क्या किया, प्लांट को ईट कर लिया, उससे क्या हुआ, नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज किया फ्रॉम एक्सक्रीशन। फिर क्या हुआ, डेथ हुआ। डेथ के बाद जितना भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड है सब कहाँ गया, सॉइल में। इतना समझ में आता है सबको, आता है इतना सबको समझ में। चलिए अब क्या है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, इस कंपाउंड को बैक्टीरिया क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट कर देगा। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस कंपाउंड, गैसियस नाइट्रोजन। बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। बैक्टीरिया क्या करेगा, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड के फॉर्म में, उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, गैसियस नाइट्रोजन में। कौन कौन बैक्टीरिया, जल्दी से नाम बताइए, क्या क्या होगा, नाम बताइए बैक्टीरिया का, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और कहाँ छोड़ देगा, एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। आता है ये सब सबको समझ में, ठीक है। ये क्या है, हाँ, बैक्टीरिया क्या किया, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। वो कैसा नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आ गया सबको समझ में, ठीक। उसके बाद क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या होगा, एक साइकिल है, तो साइकिल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। नाइट्रोजन
फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिक्स क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है वो फिर से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कर देता है। ठीक है, आ गया समझ में। और इंटर्न क्या होता है? इंटर्न क्या होता है? बैक्टीरिया इंटर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। फिर से बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया इंटर्न्स कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। और बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया इंटर्न्स कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिर से नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना आता है सबको समझ में। और जैसे और क्या होगा? और जैसे मान लीजिए लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग हुआ। लाइटनिंग से क्या होता है कि डायरेक्ट वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, मान लीजिए बादल वर्षा, बादल वर्षा तक देन क्या होगा? वाटर के साथ मिक्स होकर के कहाँ चला जाएगा? पानी में मिल जाएगा। ठीक है, जब वर्षा उर्षा होता है, लाइटनिंग होता है तब। यही है नाइट्रोजन साइकिल। इसको अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए, लर्न कीजिए, जो जो करना है सब कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक बहुत छोटा सा चैप्टर 7 लेक्चर का कंप्लीट हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अब आपको क्या करना है? एक ऑब्जेक्टिव उठाना है और उस बुक का सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगा लेना है। अगर नहीं लगाओगे देन आप क्वेश्चन कभी सही नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इस चैप्टर से ओलंपियाड में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहले 2 पूछा जाता था, बट अभी रिसेंट में कोविड-19 चला हुआ है, तो कोविड-19 में एग्जामिनर का अगर दिमाग थोड़ा सा हिला तो 4 क्वेश्चंस पूछ देगा। और अगर इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहले तो आपको जितना मैं पढ़ाया टोटल लर्न करना पड़ेगा। पूरा जैसा मैं पढ़ाया पहले समझिए, पूरा याद कीजिए बिना बहाना बनाए। फिर क्या करना है? जब पूरा लर्न हो जाएगा देन क्वेश्चन लगाइए। कुछ क्वेश्चन बनेगा, कुछ क्वेश्चन फंसेगा, फिर से उसको बनाइए जो फंसा। अगर नहीं समझ में आता तो सीधा सीधा याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में तब जाकर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। अगर आप इतना टास्क नहीं करोगे देन आप एग्ज़ाम में 100% गलत करके आओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि ओलंपियाड में जो भी क्वेश्चन आता है सब आपके दिमाग को सीधा सीधा हिला देगा। मैं एक गारंटी देता हूँ आपको। एक भी क्वेश्चन नॉर्मल नहीं पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा आपको, हर एक क्वेश्चन में ट्विस्ट मिलेगा। और वो क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आप काफ़ी अच्छे से डीपली पढ़ाई करोगे। तो ठीक है, थोड़ा मैं आपको डरा भी दिया, तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।